प्रिय पाठकगण, पतंजलि आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। और आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं एक विशिष्ट टॉपिक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है और जेपीएससी के सिलेबस के विविध का भाग है। आखिरी टॉपिक है विविध का, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उससे जुड़ी एजेंसियां। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, इसके पीछे ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी, इसको जब हम लोग स्टडी करेंगे तो सबसे पहले वहीं से बातचीत की शुरुआत करेंगे। यानी यूएनओ की पृष्ठभूमि, फिर यूएनओ से रिलेटेड कुछ जानकारियां, यूएनओ के अंग, यूएनओ से जुड़ी एजेंसियां, यूएनओ से जुड़े कार्यक्रम और कुछ और वैश्विक संस्थाओं के साथ इसका जो तारतम्यता है, उस सभी चीजों को जब हम इसमें शामिल करेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो, कहा जाता है कि आधुनिक विश्व की शुरुआत यूरोप से होती है। ठीक है, राजनीतिक तौर पर आधुनिक विश्व की स्थापना या कहें कि राजनीतिक प्रक्रिया का आगाज फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लोग मानते हैं, जो 1789 से रिलेटेड थी। इसके पहले कहा जाता है कि 15वीं सदी में बड़ी बड़ी भौगोलिक खोजों का आरंभ हुआ। बड़े बड़े भौगोलिक खोज ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रास्ता खोला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाजी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो था वो यूरोप के पक्ष में था, उनके लिए अनुकूल था। दुनिया के व्यापार से उन्हें बेशुमार धन मिला। इस धन के दम पर इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कैपिटल वहां काफी गेन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप जो भी अनुसंधान प्रक्रिया आगे बढ़ी, रिसर्च प्रक्रिया आगे बढ़ी, परिणाम तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उपनिवेशवाद को साम्राज्यवाद में बदल दिया, मतलब कॉलोनिज्म को इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जिस भी देश में औद्योगिक क्रांति हुई उसके दो बेसिक चीजें थी। पहली, अगर कोई भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंटिन्यू तभी हो सकता है जब उसे रेगुलर रॉ मटेरियल सप्लाई हो, कच्चा माल मिलता रहे। और दूसरा, उसके पास एक ऐसा विशाल बाजार हो जिस बाजार में वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके, और जो भी ऐसा क्षेत्र हो उस क्षेत्र पर प्रभावशाली तरीके से दबदबा बना करके रखा जा सके। अब भारत के ही नजर से देखिए तो हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ, औद्योगिक क्रांति, ये 19वीं सदी की घटना थी। 1800 के बाद इसके ज्यादातर चीजें हम लोगों के सामने आया। तो 1800 के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने भारत के ऊपर शिकंजा टाइट किया और इंडियन एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग प्रणाली में एक चेंजिंग लाई, जिसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का व्यवसायीकरण कर देना। क्योंकि उन्हें नील कपास की बेहद जरूरी थी कच्चे माल के तौर पर, और वो भी मनमानी कीमत पर। शुरुआत में इंडस्ट्री को ग्रोथ कराने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि सस्ती दाम पर लोग उसे क्या मुहैया कराएं, रॉ मटेरियल मुहैया कराएं। ये चीज हर कोई चाहता है। दूसरी चीज कि भारत के हस्तशिल्प इंडस्ट्री को, खास करके कपड़ा उद्योग को चौपट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में फैक्ट्री में बने हुए क्लॉथ भारतीय बाजार में पहुंचे। भारतीय बाजार से कच्चा माल निकल करके आसानी से जाए और बने बनाए वस्त्र गांव-गांव तक पहुंचे। इसके लिए रेलवे मैकेनिज्म को विकसित किया गया, रेलवे प्रणाली को ज्यादा बूस्टअप किया गया कि रेलवे ही वो माध्यम है जिसके जरिए हम भारत के निचले इलाके से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग बड़े पैमाने पर पहला चीज तो यह प्राप्त कर सकते हैं कि जैसे चर्चा के क्रम में हम आपको रखना चाह रहे थे कि यहां से कच्चा माल प्राप्त कर सकेंगे। और भारत में जैसे होता क्या था, कपास का उत्पादन है तो महाराष्ट्र में हो रहा है, गुजरात के क्षेत्र में हो रहा है, बेसिकली तो यही जोन थे। तो इन इलाकों से कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाना था। और जो भी विदेशी माल आते थे वे कहां आते थे, तो जो विदेशी सामग्रियां थी इनके आने का जो क्रम था वो बंदरगाहों तक था। तो बंदरगाहों से माल बिहार कैसे आए, यूपी कैसे जाए, इसके लिए एक बड़ी परिवहन जरूरत थी। इसी परिवहन क्रांति को रेलवे के जरिए पूरा किया गया।
अब इसको आगे बढ़ते हैं हम। पहले चरण में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का लाभ किसको मिला? जर्मनी को मिला, सॉरी जर्मनी बोल रहे हैं, इंग्लैंड को मिला, फ्रांस को मिला, पुर्तगाल को मिला। ये कंट्री पहले चरण में आगे थी। लेकिन देखते ही देखते यूरोप में दो नए राष्ट्र जन्म लिए, जिसमें जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया और इसी प्रकार से विक्टर इमैनुअल वगैरह के द्वारा, गैरिबाल्डी वगैरह के सहयोग से जो है वो इटली का एकीकरण हुआ। जर्मनी और इटली में जो नई इंडस्ट्री आई वो बाजार चाहती थी, तो उसे लगता था कि हम दुनिया में कहां अपना कच्चा माल प्राप्त करें और कहां से अपने माल को सप्लाई करें। तो शुरुआत में उन्होंने इक्का दुक्का युद्ध का सहारा लिया। बाद में उनको ऐसा लगने लगा कि जब तक हम लोग इंग्लैंड और फ्रांस को एक बड़े युद्ध में नहीं हराएंगे, तब तक हमारे लिए विश्व बाजार अनुकूल नहीं होगा। अब इसी परिप्रेक्ष्य में सभी देश उन्मादी हो गए। परिणाम क्या हुआ? 1914 टू 18 4 वर्षों तक की अवधि तक प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध में जिस तरीके से जान माल की हानि हुई, सामग्रियों की हानि हुई, इसका एक सेकंड पहलू भी सामने उभर करके आया। और वह पहलू क्या था कि दुनिया के देशों को ऐसा लगा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और युद्ध को रोकने के लिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना जरूरी है। ठीक, तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलाया गया 1919 में। इस शांति सम्मेलन में क्लीमेंसो और इटली, ऑकलैंड, वुड्रो विल्सन कहां से थे? अमेरिका से। इटली जो थे वे इंग्लैंड से, लॉर्ड जॉर्ज, सॉरी, और ऑकलैंड इटली से, और इसी प्रकार क्लीमेंसो फ्रांस से। ये चारों विजित देश के प्रतिनिधि पेरिस शांति सम्मेलन बुलाए, इसलिए कि हम लोग एक ऐसा यहां पर संधि करना चाहते हैं जिस संधि के चलते विश्व में दोबारा कोई विश्व युद्ध न हो। एक ऐसी व्यवस्था लाएं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नौबत न आए। इन सबके बीच में एक संस्था बनी और उस संस्था का नाम है, जो 1920 में संस्था अस्तित्व में आई, राष्ट्र संघ। इसको बोलते हैं लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का क्या काम था कि पहले तो पेरिस शांति सम्मेलन के समझौतों के अनुरूप विश्व में वो शांति बनाए और इस शांति के जरिए अगला युद्ध न हो, यह रास्ता खोजा जाए। लेकिन पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ जो वर्साई की संधि हुई या बाद में जो न्यूली वगैरह की संधि वगैरह की गई, ये सभी संधियां इतनी कठोर थी कि जर्मनी जैसे देश इस संधि को बहुत दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और इटली प्रथम युद्ध में विजेता कंट्री था, जापान प्रथम विश्व युद्ध में विजेता कंट्री थे। लेकिन इन दोनों कंट्रियों को जब पेरिस शांति सम्मेलन में मलाई बांटा जा रहा था तो कुछ नहीं मिला। तो दोनों वहां से मैसेज लेकर के आए कि जीतने से कुछ नहीं होता है, अपनी हस्ती होनी चाहिए। और जर्मनी को वर्साई की संधि से इतना कुचला गया कि वहां की जनता किसी भी दीवाने के साथ खड़े होने के लिए तैयार थी। परिणाम हुआ कि जापान में भी तानाशाही आई, स्पेन में भी तानाशाही आई। दो बड़े नाम आप जानते हैं, जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी का जन्म हुआ। और इन सब ने मिलकर के महज 20 साल के लिए इस संधि समझौते को जिंदा रखने दिया। यानी 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, 1920 में लीग ऑफ नेशन बना, 1930 के डिकेड आते तक हिटलर मुसोलिनी का जन्म हो गया और 1939 आते तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। लीग ऑफ नेशन को लोग बोलते हैं कि यह क्यों फेल हुआ, इसको लेकर के भी डिबेट है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि लीग ऑफ नेशन के बारे में एक कहावत है, लीग ऑफ नेशन जस्ट लाइक अ डॉग व्हिच कुड बार्क बट कांट बाइट। लीग ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र संघ एक ऐसा कुत्ता था
जो भोग सकता था लेकिन काट नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि लीग ऑफ नेशन के पास कोई अपनी आर्मी नहीं थी, अपनी सेना नहीं थी। कोई गलत करे तो जानता था कि ये गलत कर रहा है, इस गलत दिशा में जा रहा है भी जानता था, लेकिन उसके पास रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इस परिस्थिति में लीग ऑफ नेशन फेल कर गया और उसके जगह पर हम लोग देखते हैं कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार का स्टार्टिंग हो गया। यह वर्ल्ड वार 6 वर्ष चला और 1945 में जाकर के समाप्त हुआ। ठीक, 1945 में जब यह संस्था सामने आई तो इसका भी उद्देश्य वही था जो लीग ऑफ नेशन का था, मतलब विश्व में शांति की स्थापना करना। लेकिन जो गलतियां राष्ट्रसंघ के साथ की गई थी उन गलतियों को यहां सुधारा गया। राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह विश्व में किसी भी गलत देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ को यह ताकत दिया गया कि उसके पास सुरक्षा परिषद होगा और सुरक्षा परिषद के सहयोग से अगर कोई देश गलत कर रहे हैं तो उनके ऊपर वो सैनिक कार्रवाई भी कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रावधान किया गया ताकि विश्व के बड़े विवादों को उसमें हल किया जा सके, सभी की अपील को सुना जा सके। इन सब का परिणाम हुआ कि 1945 के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई तो यह संगठन अपने प्रयासों से थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति अभी तक उत्पन्न होने नहीं दी है और तृतीय विश्व युद्ध का आगमन अभी तक नहीं हुआ। राजनीतिक पंडित और विश्लेषक प्रतिदिन बैठते हैं, चर्चा करते हैं कि अगला विश्व युद्ध तेल को लेकर होगा, कोई कहता है अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर के होगा, कोई कहता है कि अगला विश्व युद्ध नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति के पागलपन से होगा, कोई कहता है कि चीन को महाशक्ति बनना है इसीलिए अगला वर्ल्ड वार होगा। परंतु एक कयासों की एक मंडी है जिसमें हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी बात करता है, परंतु वास्तविक स्थिति थर्ड वर्ल्ड वार जैसा हमारे पास आज के डेट में नहीं है। अब सवाल है कि ये तो हम आपको पृष्ठभूमि बताए कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों आया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, लेकिन यह ऑर्गेनाइजेशन एक ही दिन में अस्तित्व में आ गया हो ऐसा भी नहीं है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उसी प्रक्रिया के दौरान लगातार कुछ देश प्रयास कर रहे थे। इसके लिए तेहरान सम्मेलन हुआ, इसके लिए याल्टा सम्मेलन हुआ, वाशिंगटन सम्मेलन हुआ और प्रत्येक सम्मेलनों के जरिए एक तैयार किया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होते ही हम एक ऐसी वैश्विक संस्था बनाएंगे जो संस्था अगले विश्व युद्ध नहीं होने देगी, क्योंकि इस युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया था कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता है, युद्ध में विजेता कोई नहीं होता है, क्षति सभी कोई को होती है। जो जीतते हैं उनको भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और जो पराजित होते हैं उनको तो खैर कीमत चुकानी ही पड़ती है। ठीक है, तो आइए एक एक पॉइंट करके संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ कुछ चीजें हम आपके साथ चर्चा करते हैं। देखिए ये हम लोगों का यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उससे रिलेटेड एजेंसियां। सबसे पहले बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की पृष्ठभूमि की, तो हमें नहीं लगता है कि इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको अभी चर्चा में कर चुके हैं। एक पॉइंट जो केवल याद कर लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक वर्ड है जी, इस शब्द को विकसित करने का क्रेडिट सेकेंड वर्ल्ड वार में ही जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया। मतलब लीग ऑफ नेशन तो पहले से था ही, लीग ऑफ नेशन का भी प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन नहीं लाए थे जो उस समय के थे, और संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण करने का क्रेडिट भी अमेरिका के ही एक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बड़े काबिल प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, तो उन्हीं के खाते में जाता है। देखो कैसे कैसे बातें बढ़ती चली गई संयुक्त राष्ट्र संघ के परिप्रेक्ष्य में। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। 3 साल के बाद 1942 में संयुक्त राष्ट्र ने का विचार अटलांटिक चार्टर द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह एक सम्मेलन था जिसमें यह बात रखी गई। फिर जब बात यहां से आगे बढ़ी तो 1943 में विश्व के नेताओं की एक बार फिर से बैठक हुई।
यह बैठक तेहरान सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यहां भी संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ तथ्यों के ऊपर यह चर्चा की गई। हम वहां से आगे बढ़ते हैं तो अगस्त 1944 में पहुंचिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा फॉर्मेट डिजाइन करने के लिए एक वाशिंगटन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन फरवरी 1905, दरअसल अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक 3 महीने तक ये लगातार सम्मेलन चला था जी। और वाशिंगटन सम्मेलन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। याल्टा सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन में दुनिया के 3 हस्तियां बैठी। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और जो यूएसएसआर रसिया के जो प्रशासक थे स्टालिन, और ब्रिटिश पीएम जो उस समय के बड़े लोकप्रिय नेता थे विंस्टन चर्चिल, इन तीनों ने बैठा। और इस बैठक की सबसे बड़ा खासियत यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर इस बात को बड़ा चर्चा होती है कि संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद है और सुरक्षा परिषद में 5 देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है। तो वीटो का प्रस्ताव जो है वो तकरीबन इसी से रिलेटेड है। यहीं पर तय हुआ था, निर्धारित हुआ था कि वीटो पावर का प्रयोग कैसे करना है। कहता है कि जून 1945, आगे बढ़िए, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का निर्माण किया गया। ठीक है, यह भी एक बैठक महत्वपूर्ण है। और फाइनली 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना कर दी गई। इसीलिए 24 अक्टूबर को जे यूएनओ दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, 10 फरवरी 1946 को वह तिथि है जब लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में यूएनओ के महासभा का पहला सेशन संचालित किया गया। यानी कोई पूछे तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन में जो जो चीजें हैं उसमें शुरुआत कहां से हुई, किस सम्मेलन से हुई। तो अटलांटिक चार्टर से शुरुआत हुई, तेहरान सम्मेलन गए, तेहरान से हम लोग निकले तो वाशिंगटन गए, वाशिंगटन के बीच में याल्टा, और याल्टा के बाद सैन फ्रांसिस्को, ये फाइनल टच देने वाला सम्मेलन है। और इसी सम्मेलन में लगभग तय हो गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का रूपरेखा क्या होगा। और 24 अक्टूबर 1945 को, अब देखो औपचारिक तौर पर 15 अगस्त, कितना को, 15 अगस्त को, ठीक है ना, 15 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समापन हुआ था। और सितंबर बीच अक्टूबर, आफ्टर 2 मंथ, यूएनओ का गठन हो गया। यानी इधर युद्ध भी चल रहा था और इधर यूएनओ के डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म भी तैयार होते चला जा रहा था। दोनों चीजें साथ साथ बढ़ रही थी। और एक डेट याद रखिएगा। आगे देखिए, बात करते हैं कि थोड़ा सा यूएनओ से रिलेटेड बेसिक जानकारी हम लोग ले लें। तो यूएनओ से रिलेटेड जब बेसिक जानकारी में जाएंगे तो यूएनओ का जब स्थापना हो रहा था जी, तो इसके संस्थापक सदस्य कितने थे, फाउंडर मेंबर, ठीक है, कितने थे जब पहली बार संगठन दुनिया के अस्तित्व में आई, यानी 24 अक्टूबर को। तो 51 कंट्रीज, 51 देशों ने मिलकर के यूएनओ को जन्म दिया, जिसमें भारत भी शामिल था। याद रखिएगा, भारत भी इसमें 51 में, इंडिया का भी नाम है। भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य है। आज के डेट में यह विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के पास 193 कंट्रीज हैं। ठीक है, 193 देश इसके सदस्य देश हैं। सबसे आखिरी देश के रूप में जो एंट्री हुई है इसमें, वो कंट्री का नाम है साउथ सूडान। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पिछले ही दशक में सूडान का विभाजन हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी सूडान, सूडान और दक्षिणी सूडान के बीच में। तो एक कंट्री इंडिपेंडेंटली डेवलप हुआ और ये इसका मेंबर बना। ये आखिरी सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कहा जाता है कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में है। तकरीबन लोगों का ऐसा मानना है जी कि 17 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्र है। और जॉन डी रॉकफेलर एक विचारक हैं, जॉन डी रॉकफेलर, उनकी ही ये जमीन थी, 17 एकड़ जमीन, और इन्होंने संपदा यूएनओ को दान कर दी और उसी जमीन के ऊपर न्यूयॉर्क में
ये इसका मुख्यालय सेटअप हुआ और यहां से संगठन काम लगातार कर रही है। यूएनओ में कितने लैंग्वेज को मान्यता मिली है? तो यूएनओ के अंतर्गत जो भी काम काज होता है जी, तो इसकी कार्यकारी भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक तौर पर 6 भाषाओं को मान्यता देता है। अंग्रेजी और फ्रेंच तो है ही पहले से, चीनी एवं रशियन, चीनी भाषा तो नहीं है, मंडेरियन भाषा जिसको हम लोग बोलते हैं वो, और अरबी और स्पेनिश, ये 6 लैंग्वेज हैं जिनको यूएनओ के द्वारा अपने आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र ध्वज की। ठीक है, इसका फ्लैग कैसा है? तो इसका जो बैकग्राउंड होता है वो हल्का नीला है, नीले पर एक सफेद रंग में प्रतीक चिन्ह है जिसमें 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं, खुली हुई है ऊपर की ओर, और उनके बीच में वर्ल्ड का मानचित्र दर्शाया गया है। यानी नीले बैकग्राउंड पर सफेद पट्टी के बीच जैतून की 2 वक्राकार शाखाएं ऊपर की ओर खुली हुई दिखाई देती हैं, जिनके बीच में विश्व का मानचित्र है। यह इसका लोगो है या प्रतीक चिन्ह है। अब प्रश्न उठता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ चलता कैसे है जी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने की प्रक्रिया के दौरान लोग कहते हैं कि दुनिया के देश कुछ दान देते हैं और उनके द्वारा दान से जो राशि मिलती है, दान से जो राशि प्राप्त होती है, नोट्स अलग नहीं है, नोट्स को थोड़ा सा पलट पलट के देखने की जरूरत है, और अगर एक आध पॉइंट लूज किया हुआ होगा आपका तो आप उसमें नोट करते चाहिए। ऐसा तो नहीं कलम लेके नहीं बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे तो आपका दुर्भाग्य है। ठीक है, क्लास के दौरान। चलिए, तो यहां कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ चलेगा कैसे? तो इसका एक अपना बजट है। ये बजट कहां से आता है? तो जो भी इसके मेंबर हैं इसको दान देते हैं। ठीक है, नियम ये था आरंभ में कि कोई एक कंट्री यूएनओ को कितना दान कर सकता है। तो लोग डरते थे कि अगर यूएनओ का 100% पैसा अगर अमेरिका देगा तो पूरा यूएनओ अमेरिका के हाथ में रहेगा और जैसे चाहेगा वैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। इसीलिए एक लिमिटेशन तय की गई कि एक कंट्री मैक्सिमम उसके कुल खर्च के बजट का 25% हिस्सा उठा सकता है अगर वह पावरफुल है, शक्तिशाली है तो। बाद में इसे संशोधित किया गया और आज के डेट में लिमिट करके रखा गया है कि एक कंट्री के द्वारा मैक्सिमम 22% जो राशि है वो भुगतान किया जा सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए क्या कहता है, अगर कोई पिछड़ा देश है तो उनकी भागीदारी 0.01% हो सकती है। अगर कोई शांति मिशन लॉन्च किया गया हो, जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान में तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों ने कब्जा कर लिया और वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ अपना शांति मिशन भेज रहा है जो वहां उग्रवाद को भी नष्ट करेगा, लोगों के लाइफ में भी बदलाव लाएगा। तो ऐसे शांति मिशन का अगर 100 करोड़ खर्च हो तो एक कंट्री कितना उठाएगा? तो उस संदर्भ में मैक्सिमम सपोर्ट 27% का हो सकता है। ठीक है, अभी की स्थिति क्या है? करेंट अगर सिचुएशन को हम लोग देखें तो करेंट सिचुएशन कहता है कि अमेरिका फुल कोटा मेंटेन करता है, यूएसए के द्वारा 22% कंट्रीब्यूशन टोटल यूएनओ के बजट में करता है, जापान 19.47 में, जर्मनी 8.66%, ग्रेट ब्रिटेन 6.13%, फ्रांस 6.03%, इटली 4.89%। भारत भी यूएनओ को दान देता देश है, उतना भी गरीब हम लोग नहीं है। ठीक है, और वैसी स्थिति में भारत का जो योगदान है वह 0.341 जो है वो परसेंट इसमें कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब ये हाईली बजट जो है, मतलब सप्लायर कंट्री है जो यूएनओ इन्हीं के राशि के बदौलत अपना काम कर रहा है। अब क्वेश्चन ये किया जाता है कि यूएनओ की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, किस प्रकार का यूएनओ एक संगठन है। ठीक है, तो देखो यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके सब मेंबर स्टेट हैं जिनके सपोर्ट से यह संगठन काम करता है। फिर कहता है
कि यह विश्व का सरकार नहीं है। कई बार लोग इसकी व्याख्या करने के दौरान कहते हैं कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट है, दुनिया भर के देश मिलकर के एक सरकार बनाए हैं जो विश्व। तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, ये कोई आदेश नहीं देता है, बल्कि यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को हेल्प करता है या मदद करता है। ठीक है। फिर कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक सहायता और सैन्य सहायता के लिए भी राज्यों पर निर्भर है और आदर्शवादी विचारों का पोषक है। आदर्शवाद क्या होता है? आइडियोलॉजिस्टिक अप्रोच का मतलब है दुनिया में शांति बने रहे, सभी देश एक दूसरे का सम्मान करें, एक धनी से धनी देश एक गरीब से गरीब देश को क्रश न करे, न दबाए, दमन नहीं करे। ठीक है। दुनिया के लोग मिलजुल के व्यापार करें। तो दुनिया में शांति की बात करने वाला व्यक्ति हमेशा आदर्शवादी व्यक्ति होता है और अपने लाभ की बात सोचने वाला व्यक्ति स्वार्थी व्यक्ति होता है। हम लोग ये बात समझते हैं और महसूस करते हैं दैनिक लाइफ में। तो इस क्रम में हमें समझना है कि यूएनओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बुनियाद अपने मेंबर स्टेट पर टिकी हुई है। मेंबर स्टेट ही उसे सैनिक देते हैं, मेंबर स्टेट ही उसे पैसा देते हैं जिनके दम पर यह काम करता है और दुनिया में शांति स्थापना के लिए सक्रिय रहता है। लेकिन एक कतई वर्ल्ड गवर्नमेंट कहना संभव नहीं होगा और ये अच्छी बात भी नहीं होगी। आगे कहता है आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, यूएनओ का उद्देश्य क्या है। तो इस संदर्भ में आप अभी तुरंत बात जान ही रहे, जितना बात आपको जानने की जरूरत है वो इतनी सी बात है। दुनिया में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए संगठन आया है, सामूहिक सुरक्षा का उपाय करता है ताकि कोई खतरा न मंडराए, सभी राष्ट्रों के बीच दोस्ती मित्रता के विकास करने में मदद देता है और सभी देशों की आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान का काम करता है। ठीक है। मतलब अगर दुनिया भर में गरीबी है तो यूएनओ क्या चला रहा है? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहा है, दुनिया को गरीबी मुक्त करने के लिए प्रयास करता है। ठीक है। यही सब इसके एजेंडे में शामिल किया जाता है, शांति के लिए काम करता है। तो ये इसका मौलिक उद्देश्य है कि हम कुछ ऐसे कार्यक्रम करेंगे जिससे विश्व की समस्याओं का समाधान हो, विश्व के सभी देश आपस में मैत्रीपूर्ण तरीके से जिए, सबको सोशल मतलब एक प्रकार से सामूहिक कलेक्टिव सिक्योरिटी प्राप्त हो और पूरे दुनिया में शांति बना रहे ताकि सभी को विकास होने या विकास करने का अपॉर्चुनिटी मिलता रहे। अब देखो कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना कैसी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कई प्रकार की बातें की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जी अंग मतलब 6 इसके मूलभूत अंग हैं जो ऑल टाइम एक्टिव रहते हैं। अगर देखा जाए तो 6 में से एक अंग ऐसा है अभी वर्तमान में जो अक्रियाशील है, मतलब उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, वो काम ही नहीं रह गया है। जो इसका ट्रस्ट है न्यास परिषद, उसको छोड़ दीजिए तो बाकी के 5 अंग लगातार एक्टिव रहते हैं। अब ये 5 अंग जो इसके एक्टिव रहते हैं उस संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो उसका नाम है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अलग कॉन्सेप्ट एक ये भी रखा जाता है जी कि वर्तमान समय में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, उसमें 17 मतलब इसके 6 अंग तो हम लोग देखे ही, 17 अभिकरण है। जैसे आप नाम सुनते होंगे WHO का, ठीक है, यूनिसेफ वगैरह का, ये सब क्या है? इसी से रिलेटेड संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ 14 कार्यक्रम चलाता है, पर्यावरण, भूखमरी, सतत विकास के ऊपर इतना एक कार्यक्रम का संचालन करता है। ठीक, तो इन सब के बारे में जो बेसिक चीजें हैं, हमारे लिए जरूरी चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग सबका चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 6 अंक के अलावा अगर कार्यक्रम देखना हो तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, आप अक्सर जब इकोनॉमिक्स का क्लास करते हैं तो बहुत सारे रिपोर्ट देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो UNDP, यही सब नए आंकड़े जारी करने का काम करता है जी। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, मतलब देश में पूरे विश्व में पर्यावरण को बचाने के लिए संगठन काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कुछ कोषपूर्ण संस्थाएं भी हैं
जैसे आप नाम जानते हैं यूनिसेफ, ये बालकों के लिए समर्पित है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है, और विश्व बैंक, दरअसल वर्ल्ड बैंक 5 अलग प्रकार के बैंकिंग का समूह है, लेकिन विश्व बैंक की पहचान है कि दुनिया को विकास के लिए लॉन्ग टर्म का लोन देती है, और एक काम को करने के लिए जो सबसे सपोर्टिंग एजेंसी है वो है IBRD। तो IBRD को ही एक प्रकार से विश्व बैंक कहा जाता है, लेकिन ये 5 बैंकों का समूह है जिसे हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के हमने बताया अभी आपको कि 6 अंग हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 का अगर मुख्यालय याद रखना हो तो कंप्लीटली याद रखिएगा, 6 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है, लेकिन 5 का मुख्यालय वहां पर है। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इसके बारे में लोग कहते हैं कि इसका मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी द हेग में है, यानी यूएनओ के ऑफिशियल हेडक्वार्टर मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है ही। यूएनओ के जो 6 रेगुलर एक्टिव अंग हैं उनमें से भी 5 का मुख्यालय वहीं पर है, यानी यूएनओ के ऊपर अमेरिकी दबदबा या अमेरिकी पहुंच साफ साफ दिखाई दे रही है। आप वर्तमान दौर में जी रहे हैं तो आपको पता होगा, कुछ दिन पहले तक एक बड़ा आरोप लग रहा है कि यूएनओ की एक संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इस संस्था के बजट में चाइना की भागीदारी बढ़ी है, और इसीलिए कोरोना को फैलाने के लिए चाइना को रिस्पॉन्सिबल कंट्री न बनाने के पीछे WHO की लगातार आलोचना हो रही है। और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो WHO को बजट देना भी बंद कर दिया था कि हम कोई सहयोग नहीं देंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, वर्तमान में जो बाइडेन सरकार है वो फिर से बहाल कर रही है। तो इससे यह पता तो चलता है कि अगर अमेरिका का दबदबा था तो चीन जैसे देश अगर इसका बजट बढ़ा रहे हैं तो नेचुरली है कि उनका भी प्रभाव उसके ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, परंतु इन प्रभावों के बावजूद भी यूएनओ अपना व्यक्तित्व ऐसा बचा करके रखा है कि लोगों को ज्यादा दिक्कत न हो। आगे कहता है कि आज यूएनओ के बारे में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महासभा की, बाद में सुरक्षा परिषद की चर्चा आपके साथ रखेंगे। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा एजेंसी है महासभा। ठीक है, अगर 193 कंट्रीज के मेंबर हैं तो 193 कंट्री के सभी देशों के प्रतिनिधि महासभा में बैठते हैं, और प्रत्येक प्रतिनिधि को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। मतलब कंट्री कोई बड़ा हो या छोटा, उनके मेंबर का वैल्यू बराबर होता है। ये महासभा एक लोकतांत्रिक संस्था है जिसमें सभी राज्य के समान प्रतिनिधित्व होता है। महासभा में कई प्रकार की समितियां होती हैं, जिन समितियों के माध्यम से संगठन काम करता है। सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक समिति। कहते हैं हम लोग को क्या जानना है, ये जो महासभा है ना, इसकी बैठक प्रतिवर्ष सितंबर महीने में आयोजित की जाती है, और इस बैठक में एक अध्यक्ष, कई उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। परंतु विशेष अवस्था में महासचिव 24 घंटे के अंदर बैठक बुला सकता है। यानी महासभा में कितने मेंबर हैं, सदस्य हैं 193 हैं। 193 देशों का यह ग्रुप है। 193 देश में सभी का बराबर मत होता है, वैल्यू बराबर होता है। बैठक जनरली, इसकी बैठक सितंबर महीने में होती है, सितंबर महीने में आयोजित की जाती है। लेकिन अगर विश्व में कोई समस्या हो, कोई दो देशों के बीच युद्ध छिड़ गया हो, आतंकवाद एक नासूर बन गया हो, तो महासचिव 24 घंटा के पूर्व नोटिस पर इसकी बैठक कभी भी आहूत कर सकता है, आयोजित कर सकता है। यह भी प्रोविजन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। महासभा में कोई भी सदस्य देश छोटा और बड़ा नहीं होता है, इसके चार्टर अनुच्छेद 18 के अनुसार, क्योंकि सभी सदस्य देशों को एक ही मत प्राप्त होगा। महासभा में किसी एक देश के 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। मतलब महासभा में एक देश के 5 प्रतिनिधि जाते हैं, लेकिन जब अगर किसी मसले पर मत बनाने के लिए वोटिंग हो तो इस वोटिंग प्रक्रिया में जो कंट्री वोट डालेगा उसका वोट एक ही होगा। ठीक है,
इसको विश्व का लघु संसद बोलते हैं। यह दुनिया भर का मिला करके एक पार्लियामेंट बना हुआ है, स्मॉल पार्लियामेंट। कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य देश अपना निर्धारित अंशदान न चुकाए उसे महासभा में मतदान से वंचित किया जा सकता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश होते हैं सभी को उसमें एक निश्चित अंश देना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। अगर कोई कंट्री उस अंश का भुगतान न करता हो तो उसे मतदान करने से रोक दिया जाता है। ये प्रावधान इसके अनुच्छेद 19 में है। देखो, इसके करने के पीछे ऐसा ये है ना जी कि अगर दुनिया के सभी देश इसमें अंशदान करेंगे, ठीक है, तो उस परिस्थिति में सभी देशों को माना जाएगा कि संस्था सभी कोई का है, और 2-4 देश उसके बजट का खर्च उठा ले तो लोग कहेंगे कि 4 देशों की कठपुतली मात्र है। इसीलिए अच्छी पहल है कि सबकी भागीदारी हो और उसके आधार पर डेवलपमेंट की लकीर खींची जाए। महासभा का महत्वपूर्ण निर्णय उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से लिया जाएगा। मतलब महासभा में कोई भी डिसीजन कैसे पास किया जाएगा जी, तो महासभा में सभी कोई प्रपोजल आया, प्रपोजल के बीच वोटिंग होगा और 2/3 बहुमत से जो प्रपोजल पास हो जाएगा उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि इसे महासभा ने मंजूरी दे रखी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की सिफारिश करता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करता है। मतलब एक क्वेश्चन है कि महासभा के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। तो महासभा का अगर हम लोग कार्य की बात करें जी, तो महासभा का पहला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय एवं शांति एवं सुरक्षा बनाने के लिए सुझाव दे। सुरक्षा परिषद में देखो 5 परमानेंट मेंबर और 10 टेम्पोररी मेंबर होते हैं। ये 10 टेम्पोररी मेंबर 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और फिर नए 10 आ जाते हैं। तो ये 10 कौन आएंगे, इसका चयन कौन करेगा, महासभा करती है। सोशल एवं इकोनॉमिक परिषद जो इसका एक महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें भी जो मेंबर होते हैं उनकी संख्या 54 होती है। तो इन मेंबर का चयन करने का भी राइट किसको है, तो यूएनओ की महासभा को है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन सामान्य बहुमत से होगा। मतलब इंटरनेशनल कोर्ट के लिए जजों को अपॉइंटमेंट करना हो जी, या सोशल एवं इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर को अपॉइंटमेंट करना हो, या सुरक्षा परिषद के टेम्पोररी मेंबर को इलेक्टेड करना हो, या संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करना हो, ये सारा का सारा महासभा करेगी। मतलब महासभा को सामान्य तौर पर यही समझना चाहिए कि हमारे देश में जैसे पार्लियामेंट है, देश की जरूरतों के लिए कानून बनाने, बजट बनाने, प्रस्ताव पास करने, इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पार्लियामेंट है जिसमें सभी देश शामिल होंगे, सभी देश की भागीदारी होगी और सब मिलकर के महत्वपूर्ण फैसले करेंगे। इतना पॉइंट इससे रिलेटेड है। यानी याद क्या रखिएगा जी, महासभा में सभी देश के एक प्रतिनिधि भाग लेते हैं, भाग 5 लेते हैं, वोट 1 होता है। इसकी बैठक प्रति वर्ष सितंबर में होती है। विशेष परिस्थिति में 24 घंटे के अंदर कभी भी आपात बैठक बुलाई जा सकती है महासचिव के कहने पर। इसके अलावा इसे विश्व का लघु संसद कहते हैं और इसका मुख्य कार्य है सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर का चयन करना, सोशल एवं इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर का चयन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का चयन करना और संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करना। कहते हैं कि महासभा केवल परामर्शदात्री प्रस्ताव ही प्रस्तुत करती है। महासभा के द्वारा विश्व के विभिन्न राज्यों के लिए सलाहकारी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। इसलिए महासभा द्वारा दुनिया के राज्यों के लिए विधि निर्माण नहीं किया जा सकता है। 1953 में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। यानी महासभा के कोटे से सारे पॉइंट आपको याद करके जाना है, ठीक है। मतलब हमने ये बात बताया कि महासभा को हमने क्या कहा कि वह दुनिया में शांति व्यवस्था के लिए, बजट के लिए, मेंबर अपॉइंटमेंट के लिए, इन सारे मामलों का काम जरूर देखती है। लेकिन ये जो लघु संसद है, ये जो भी प्रपोजल को पास करता है, ये पूरा का पूरा प्रपोजल
एडवाइजरी है, सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। यह जो प्रस्ताव पास करे उस सभी को मानना ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है, बल्कि यह एक दबाव बनाता है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने प्रस्ताव पास किया है, तो इससे पता चलता है लोगों को कि उस देश की गलती है या उस देश के खिलाफ प्रस्ताव आया है, नहीं उसका रवैया ठीक नहीं है, तो दबाव बनाने वाला एक तंत्र है। ये नाम जरूर याद रखिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित, भारत में बड़ा चर्चित नाम, बड़ा नाम है। ये पहले महिला अध्यक्ष थी जो यूएनओ की महासभा में इस काम को की। आगे देखो, दूसरा जो संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है और उसका नाम है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग एवं उनके कार्यों में पहला नाम किसी का है? सुरक्षा परिषद का है। सुरक्षा परिषद क्या है? अगर इसको समझना है तो उसी प्रकार समझो, हमने कहा राष्ट्र संघ क्यों फेल किया? तो इसलिए फेल किया क्योंकि राष्ट्र संघ के पास अपना कोई सैनिक कार्रवाई करने की ताकत नहीं थी, गलत कार्य को रोकने की ताकत नहीं थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को जो सैनिक कार्रवाई करने की ताकत देती है वो अंग है सुरक्षा परिषद, ठीक ना। अब देखो सुरक्षा परिषद की संरचना कैसी है, तो सुरक्षा परिषद में यहां से सबसे वीवीआई टर्म है। अगर एक लाइन जो कहां सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से, वो यही सेक्शन है। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य होते हैं 15। इसमें 5 मेंबर होते हैं जो परमानेंट होते हैं, मतलब जिस दिन से संगठन बना है उस दिन से 5 मेंबर हैं और आज तक वही 5 मेंबर एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, उनको कोई नहीं बदल सकता है। जबकि इसमें 10 मेंबर जो हैं वो बाय नेचर अस्थायी हैं, ठीक है। कहते हैं कि 1963 से पहले अस्थायी मेंबर 6 होते थे, लेकिन 1963 के बाद इसे बढ़ाकर 10 कर दिया गया, जो आज तक है। कहते हैं कि अगर सुरक्षा परिषद में कुल 15 मेंबर जो होते हैं और इन 15 मेंबर में से जो 10 मेंबर टेम्पोररी तौर पर आते जाते रहते हैं, इनका चयन कैसे होना है? तो चयन के लिए है कि एशिया और अफ्रीका से 5 मेंबर आना जरूरी है। लैटिन अमेरिका का मतलब साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से 2 मेंबर चुने जाएंगे। वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप से 2 मेंबर चुने जाएंगे और पूर्वी यूरोप से 1 मेंबर चुना जाएगा, ठीक है। पश्चिमी देशों से, जी पश्चिमी देश का मतलब इस अनुपात को कितना हुआ? 5, 2, 7, 1, 8 और 2, हाँ हो तो गया 10, ठीक है। 5 सदस्य अफ्रीका और एशिया से, 2 सदस्य लैटिन अमेरिका से, 2 सदस्य वेस्टर्न कंट्री से और 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से आता है। पूर्वी यूरोप का मतलब रूस और उसके आसपास के इलाके के जो कंट्री हैं उन क्षेत्रों से, यानी कुल मिला जुला के देखो तो इस पर यूरोप का दबदबा बना हुआ है। चार्टर के अनुच्छेद 27 में प्रोविजन है कि मतदान का प्रावधान दिया गया। सुरक्षा परिषद में दोहरा वीटो का प्रावधान है। सुरक्षा परिषद के सदस्य देश पहले वीटो के द्वारा किसी मुद्दे को साधारण मामले से अलग करने के लिए वीटो का प्रयोग करते हैं। दूसरी वीटो का प्रयोग उस मुद्दे को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखो यहां सबसे ज्यादा जिसकी लेकर के इसकी आलोचना होती है कि जो सुरक्षा परिषद का 5 मेंबर है ना, ठीक है। जो सुरक्षा परिषद के बारे में हम बता रहे हैं कि वीटो पावर के बारे में, कि सबसे ज्यादा किसी बात को लेकर आलोचना होती है तो वीटो पावर को लेकर होती है। वीटो पावर को हिंदी में बोलते हैं निषेधाधिकार। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी प्रपोजल आए, उस प्रपोजल को मंजूरी तभी मिलेगी जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, 5 उससे सहमत हो, ठीक। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, उसके द्वारा आतंकवादी जो है वहां पर अब एक ड्रोन के माध्यम से अटैक कर रहे हैं भारत के ऊपर। पूरी दुनिया से, मतलब ये अपने आप में आतंकवादी हमले का नया रूप है।
अगर देखा जाए तो एशियन कंट्री जो थे उधर अरब एशिया जगत, उसमें कुछ इसके एक दो का एग्जाम्पल थे, लेकिन अब उसके बाद ये चीजें भारत की ओर ट्रायल हो रही हैं। अगर तय किया जाए कि पाकिस्तान में आतंकवाद को कुचलने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक आर्मी यूनिट भेजेगा जो आतंकवादियों का समूल नष्ट करेगी, ठीक है। अगर एक प्रपोजल आया तो इस प्रपोजल में जो 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका, ये चारों पक्ष में हो, एकमात्र कंट्री चीन इसे सहमत नहीं हो तो वीएनओ से यह प्रस्ताव नहीं पास हो सकता है। 5 मेंबर के पास वीटो पावर है। दुनिया के किसी भी कार्यक्रम के ऊपर एक मेंबर भी उसका अपोज कर दिया तो प्रस्ताव यूएनओ से पास नहीं होगा। यही को हम लोग बोलते हैं वीटो पावर। महासभा ने प्रपोजल पास कर दिया, 193 देश ने मंजूरी दे दी। सुरक्षा परिषद के 10 टेम्परेरी मेंबर ने भी मंजूरी दे दी। सुरक्षा परिषद के 4 परमानेंट मेंबर ने भी मंजूरी दे दी। लेकिन अगर एक मेंबर कहे कि नहीं हम इस बात से सहमत नहीं है तो वह कानून नहीं लागू होगा, चाहे वह आदेश नहीं पारित होगा। ये वीटो पावर इतना खतरनाक है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित करने के लिए विश्व की तमाम बिरादरी और सभी देश सहमत थे, लेकिन एक चीन के वीटो पावर लगाने के कारण भारत ये काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार भारत को एनएसजी का मेंबर, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको लेके पूरी दुनिया के देश भारत के पक्ष में रहते हैं, लेकिन चाइना उस मामले पर वीटो लगाता है और भारत उसका मेंबर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के दुनिया में नहीं प्रवेश कर पाता है। तो वर्तमान समय में मांग उठती है लगातार कि सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन कीजिए। अगर इस प्रकार का सुरक्षा परिषद रखेंगे आप तो ज्यादा दिन तक संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं चलेगा। दुनिया में कभी G4 में जर्मनी, भारत, जापान, ब्राजील जैसे देशों का समूह था जो ये मांग रखता था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होना चाहिए और सबसे जरूरी सुधार है कि सुरक्षा परिषद में सुधार हो। पहली डिमांड तो वहां ये उठती है कि ये वीटो पावर को खत्म कर दीजिए, जो भी फैसला होगा बहुमत से होगा। 15 में से जहां 10 से अधिक राष्ट्र सहमत होंगे वो फैसला लागू कर दिया जाए। और नहीं तो अगर वीटो पावर दे रहे हैं तो दुनिया में भारत भी बहुत आगे गया है, जर्मनी का भी विकास हुआ है, जापान का भी विकास हुआ है, भारत को भी वो वीटो पावर दे दीजिए। वैसे भी भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आजादी के बाद से आज तक यहाँ डेमोक्रेसी रही है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया के सामाजिक एवं जो इसका आर्थिक विकास परिषद है उसमें सबसे बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया का है, बहुत बढ़िया काम किया है। विश्व के शांति मिशन में भारत का कोई तोड़ नहीं है, यूएनओ में संस्थापक सदस्य रहा है, तो भारत को भी वीटो पावर दे दीजिए, या तो वीटो बढ़ा दीजिए या तो वहां फैसला बहुमत से कर दीजिए, बाकी के प्रोविजन को खत्म कर दीजिए। ये डिमांड उठ रही है, लेकिन इसके लिए कभी G4 बनता है, कभी कॉफी क्लब बनता है और इस कारण ये बातें नहीं हो पाती हैं और इन्हीं लोग उठवाता है। जैसे भारत अगर G4 बनाया तो इसके विरोधियों ने मिलकर के कॉफी क्लब बना लिया। देखो इसका कॉफी क्लब में कौन है? लैटिन अमेरिका में सबसे मजबूत कंट्री है ब्राजील, तो ब्राजील के सत्ता को चुनौती था अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना चल गया कॉफी क्लब में। भारत के बगल में जानते हैं एक व्यक्ति है पाकिस्तान, तुम ही करोगे तो हम करेंगे, तो वो भी कॉफी क्लब का मेंबर है। अगर साउथ अफ्रीका में जाइए तो साउथ अफ्रीका को चुनाव देने के लिए मिस्र आ सकता है। तो जो जो कंट्रियां इसके अपोज में थी वो सब उधर से आपस में मिलजुल जाती हैं कि डिस्टर्ब करके रखना है ताकि कोई भी सुधार ना हो और 5 देशों की दादागिरी इसमें चलती रहे, ठीक है। तो एक बड़ा चीजें हम लोगों को यहां इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहता है, मंत्रिपरिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन सुरक्षा परिषद के सहमति से, ठीक है, महासभा 2/3 बहुमत से करती है।
अब देखो यहां भी बड़ा करिश्मा है। जो टेम्पोररी मेंबर है उनका चयन कौन कर रहा है? टेम्पोररी मेंबर का चयन कर रहा है महासभा। लेकिन कौन मेंबर टेम्पोररी चुनाव लड़ सकता है, इसको भी तय करने का राइट किसको है? तो सुरक्षा परिषद को है। यानी सुरक्षा परिषद एक बेहद प्रभावशाली इसमें संगठन के तौर पर देखा जा सकता है। कहते हैं कि सुरक्षा परिषद की बैठक वर्ष भर चलती है। इसके लिए कोई महीना निश्चित नहीं है, जब जैसा प्रपोजल तब ये काम करता है। सुरक्षा परिषद में कार्यवाही के लिए, मतलब अगर सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है तो यह बैठक तभी चलेगी जब इसमें 9 सदस्यों की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी भी परमानेंट सदस्य का इसमें वीटो, इसके विरोध में नहीं होना चाहिए। किसी अस्थायी सदस्य की अनुपस्थिति को वीटो नहीं माना जाता है। कहने का मतलब कि अगर कोई कंट्री, जब वीटो वहां मतदान की प्रक्रिया चल रहा हो जी, और वो प्रपोजल से सहमत नहीं हो, लेकिन उसे रोकना भी नहीं चाहता हो, तो क्या करेगा? वो वीटो का प्रयोग न करके वहां से बाहर चल जाएगा। ठीक है, यानी जैसे हम अभी एग्जांपल दे रहे थे पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का। अगर चीन भारत से ट्यूनिंग बेहतर बनाना चाहता है तो चीन कह सकता है कि हम ना पाकिस्तान तरफ है ना भारत तरफ हैं, तो ना हम वीटो लगाएंगे और ना ही हम उस वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे, हम बाहर हो जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में वीटो नहीं माना जाता है। वीटो कह के लगाना पड़ता है कि हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं, तब वो वीटो हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी याद रखिएगा। मतलब किसी अस्थायी सदस्य की अनुपस्थिति को वीटो नहीं माना जाता। देखो सुरक्षा परिषद का दुनिया में इतना वर्चस्व है कि इसे वर्ल्ड पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है, विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। यह किसी भी राष्ट्र के ऊपर सैनिक कार्रवाई कर सकता है। हाल के दिनों में इस कार्रवाई का दर्शन हम लोग कहां किए जी? तो अफगानिस्तान में देखिए, तालिबान के खिलाफ एक सैनिक कार्रवाई की गई। सीरिया में भी नाटो वगैरह के देखरेख में कार्रवाई चलते रहती है। तो ऐसे कई चीजें हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखें इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता को हटाने के लिए सैनिक कार्रवाई चलाई गई। तो इस प्रकार के कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर ये आपको कार्रवाई करता हुआ दिखाई देगा। कोई भी आदमी जब बात ना माने तो उस पर ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। इसका काम क्या है? तो सुरक्षा परिषद का पहला काम है विश्व में शांति लाना। शांति कैसे लाया जाएगा? तो महासभा के तरीके से शांति नहीं लाता है कि हम प्रस्ताव पास कर दिए, सलाह दे दिए, मानिए तो भी ठीक, नहीं मानिए तो भी ठीक। ये सलाह देगा कि आप ऐसा कीजिए, अगर आप नहीं कीजिएगा तो दुनिया के देशों से सैनिक सहयोग मांगेगा और सभी मिलकर के आगे बढ़ करके उसके ऊपर सैनिक कार्रवाई कर देंगे और उनकी सत्ता को वहां से उखाड़ फेंकेंगे। हथियारों के दौड़ को रोकना, मतलब जो देश परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और न जाने कौन से बम अभी बन रहे हैं, अगर ऐसा कोई बना रहा है तो उसे रोकने के लिए ये अपने स्तर से कई प्रयास कर सकता है। आक्रमणकर्ता राज्य के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करना, जैसे मान लीजिए जब संयुक्त राष्ट्र बना सुरक्षा परिषद जी, ठीक उसी समय उत्तर कोरिया ने रूस और चीन का समर्थन प्राप्त करके दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। अब दक्षिण कोरिया बेचारा शांति देश, उसका हथियार कम था, तो दुनिया के सारे देश अमेरिका वगैरह सब मिलकर के वहां पर गए और दक्षिण कोरिया के पक्ष में कार्रवाई शुरू की, मतलब उसके खिलाफ उत्तर कोरिया पर कार्रवाई शुरू कर दिए और उसको खाली कराया गया। तो जब जब दुनिया में ऐसा नौबत आता है तब तब ये सैनिक कार्रवाई करके सहता रहता है। आक्रमण को रोकने या बंद करने के लिए सदस्य देशों पर प्रतिबंध लगा दे, आर्थिक प्रतिबंध लगा देना, आर्थिक नाकेबंदी कर देना। मतलब कोई देश लगातार अगर हथियार बढ़ा रहा है, क्षमता बढ़ा रहा है, वो किसी से युद्ध करना चाहता है, तो उस देश को दुनिया से मिलने वाले तमाम समर्थन वगैरह को बंद करवा देना, ताकि उसका अकल ठिकाने आ जाए और वो चुपचाप दाल रोटी सब्जी देश की जो बेसिक जरूरतें हैं उसके ऊपर फोकस करे, हथियारों की दुनिया में फोकस न करे। लेकिन जो हथियार बनाने वाले कंट्री होते हैं जी, वो धन मांगने ही नहीं जाते हैं। अपने घर के पब्लिक को खाने के बिना छोड़ देंगे, लेकिन हथियार अपने ही धन से बनाते हैं। जस्ट लाइक ईरान, उत्तर कोरिया, इस पर रोज प्रतिबंध लगते रहता है, रोज नए नए प्रतिबंध लगते रहते हैं। ठीक है, नाटो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है,
एक तय मान लीजिए। लेकिन हाँ, जब जब सुरक्षा परिषद कार्रवाई करती है तो उसमें अधिकांश वही देश समर्थन देने के लिए आते हैं जो नाटो के भी मेंबर होते हैं। आक्रमण को रोकने या बंद करने के लिए राज्यों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं। अब देखो एक प्रश्न आता है जी कि सुरक्षा, अगर वीटो पावर की हम लोग बात करें तो सबसे अधिक वीटो पावर का उपयोग करने वाला कंट्री कौन है? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक जो वोटिंग पावर का मतलब वीटो पावर का प्रयोग किया है वह है रसिया। भारत ने कश्मीर मुद्दे पर भी भारत के पक्ष में वीटो का प्रयोग किया है। ठीक है, इसीलिए देखो भारत के बारे में कई ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, कि आप जो है सो जो परमानेंट मेंबर हैं उनमें से एक ऐसा देश खोज करके रखिए जो आपको ब्लाइंड मदद करे, इफ बट लगा के नहीं, हम तुमको मदद करते, तुम मेरा खाना बना देती, हम तुम्हारे काम में सपोर्ट करते, लेकिन ये तुम ऐसा करती करते वो वाला चक्कर लेनी चाहिए। एक ऐसा देश चाहिए जो दिल खोल करके आंख बंद करके किसी के पक्ष में सपोर्ट करे। अगर आप विश्व में अपनी, खास करके भारत की जो सामरिक स्ट्रक्चर है इसमें चाहे तो, और भारत को ऐसा करने वाला लंबे समय से देश साथ कौन मिला? तो वो था रसिया, क्योंकि रसिया का चीन से भी तानातनी था, उसका सीमा बॉर्डर क्लैश चल रहा था। अमेरिका का तो वो नॉर्थ पोल थे, साउथ पोल, दोनों का इतना दूरी है। तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस आजादी के बाद पाकिस्तान को समर्थन करते थे, क्योंकि पाकिस्तान उनको अपने घर में सैनिक अड्डा बनाने देता था, अपने हथियारों के जखीरों को रखने और वहां से चीन और रसिया पर निगरानी करने का राइट देता था। इसीलिए वो एक उनका स्वाभाविक पार्टनर बन गया था। और कई बार इसी गलती को करके, इसी को अपना बड़ा ताकत समझ करके पाकिस्तान ने भारत पर हमला भी किया, चाहे 65 का आक्रमण हो चाहे 71 का आक्रमण हो। क्योंकि अब वर्ल्ड हिस्ट्री तो में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन कहा जाता है कि जब नाटो, सिएटो और सेंटो 3 देश बने, तो जब ये सेटो का मेंबर बना पाकिस्तान, तो उसको लगा कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो अमेरिका अपने ऊपर हमला समझेगा और हमको मदद करेगा। उसी समय इंदिरा गांधी ने रसिया से मित्रता को मजबूत किया, द्विपक्षीय रिलेशन बनाए, और रसिया की धमकी के कारण ही 71 के युद्ध में 1971, जो भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध लड़ा जाता है, उसके बारे में लोग कहते हैं जी कि 1971 में अमेरिकी युद्धपोत जो बम वर्षक विमानों से लैस थे, वे हिंद महासागर के खाड़ी तट से घूम रहे थे कि हम पाकिस्तान के समर्थन में भारत के ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन जिस प्रकार का धमकी रसिया ने दिया, सोवियत संघ ने दिया कि अगर आप एक भी फायर किए तो याद रखिएगा भारत के पक्ष में हम भी फायर करेंगे, और एक छोटी सी निकली हुई गोली 3rd वर्ल्ड वॉर को चौखट पर खड़ा कर देगी। और रसिया के इसी दबाव के कारण इनके युद्धपोत अगल बगल मंडराते रहे, फोटो खींचते रहे, लेकिन फायर नहीं किए, क्योंकि वो एक ऐसी घटना थी कि अगर अमेरिका खुल करके उनके साथ आ जाता तो रसिया खुद करके भारत के साथ आता और फिर एक तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती। तब तक बहुत कुछ आगे निकल जा सकता था। तो इंदिरा गांधी ने अपने नॉन एलाइटमेंट पॉलिसी, गुटनिरपेक्षता पॉलिसी को ताक पर रख करके रसिया से बाइलैटरल ट्रीटी की, द्विपक्षीय समझौता की, और उसके तहत कुछ आपने अच्छे विमान वगैरह खरीदे जो बड़े समय तक आप नाम सुनते हैं, MiG-21, MiG-29, ये सब भारत आए, फाइटर प्लेन, और भारत की स्थिति थोड़ा सा वहां मजबूत हुई। तो ये समझो कि सुरक्षा परिषद में एक कंट्री वीटो चाहिए। हाल के दिनों में क्या हो रहा है, रूस और चाइना की दोस्ती बढ़ रही है। इन दोनों के दोस्ती के असर पाकिस्तान से भी चीन, जो रसिया के संबंध है वो थोड़े से अच्छे हो रहे हैं। खास करके
भारत से जब अमेरिका के संबंध सुधरे तो देखो भारत और पाकिस्तान दो ऐसा प्राणी है जो एक साथ एक जगह एक थाली में नहीं बैठ के खा सकते हैं। अगर आपका प्यार उधर है तो इधर से नफरत दिखेगा, और इधर से आप प्यार करिएगा तो उधर से नफरत दिखेगा। तो जब रसिया वगैरह का वो थोड़ा सा वो कोण विकसित हुआ तो भारत को लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमें भी एक नया पार्टनर चाहिए। रसिया से भारत को दिक्कत क्या थी? पूरी की पूरी हथियार खरीद प्रणाली को लेकर के भारत रसिया के ऊपर डिपेंड था, और रसिया अपना जो लो ग्रेड का मटेरियल था या उसकी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो एक बड़ी कीमत देकर के भारत को देता था। उसको लगता था कि बनका गिद्दड़ जाएगा किद्धड़, ठीक है, ये कहां जाएंगे हमको छोड़ करके हथियारों को खरीदने के लिए, कहीं नहीं जा सकते हैं, और हम जो देंगे वही लेंगे। और डिलीवरी भी बड़ा लेट से देते थे, बाद से। तो इससे जो सरकारें थी वो कुछ सबक ले रही थी और एक फेनोमेना डेवलप हो रहा था। और खास करके जो वर्तमान सरकार अब की मोदी सरकार है, इसने एक प्रकार से रक्षा क्षेत्र में एक परिवर्तन लाया कि किसी एक देश पर आश्रित होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। हथियारों को खरीद में भी वैरायटी होनी चाहिए। कुछ चीजें हम इजराइल से खरीदें जो उसके अच्छे आर्म्स हैं, कुछ चीजें को खरीदने के लिए हमने देखिए कुछ वज्र जैसे जो तोप वगैरह है वो हमने दक्षिण कोरिया से खरीदा। राफेल हम फ्रांस से खरीदने के लिए गए। होवित्जर जैसी तोपें थी वो अमेरिका से खरीदे। तो जब हमको पैसा देके खरीदना ही है तो हम बार्गेनिंग क्यों न करें? राफेल खरीदे जाके फ्रांस से, तो क्यों न बार्गेनिंग करें? जो सबसे हमारे क्लाइमेट के अनुसार, हमारे परिस्थितियों के अनुसार जो सबसे सुटेबल हथियार हो, जो जहां से भी मिलते हो, हम वहां से खरीद करेंगे। इसे बहुत बड़ा दुख हुआ। रसिया आपको बिल्कुल ही तलाक देने की स्थिति में आ गया। बहुत पुरानी, अब ये 80 साल के उम्र में तलाक शोभा नहीं दे रहा था। तो भारत सरकार ने कहा कि आपसे भी हम खरीदेंगे कुछ, लेकिन आप देना चाहते हैं तो S-400 दीजिए, जो दुनिया का अभी तक का सबसे अपग्रेडेड एंटीसेप्टर मिसाइल कार्यक्रम है, उसका लाभ दीजिए। और देखिए भारत को खेप भी मिल जाएगा इस वर्ष के लास्ट तक। ऐसा माना जा रहा है कि S-400 भारत आ भी जाएगा। तो उसने बदला कि वो नहीं चलेगा कि हम एक देश के ऊपर ही लें और हम ना आपसे लें तो आप हमको आंख दिखाइए। तो भारत ने एक प्रकार से इसको चेंज किया और चेंज करते हुए उस मॉडल को अपनाया। तो सुरक्षा परिषद देखो कितना एक चीज को दिखा रहा है कि ये कितना कड़क नियंत्रण रखता है। लेकिन हाँ, अगर आपके देश का लीडरशिप अच्छा है तो वो नीतिगत बदलाव लाता है। जैसे इंदिरा गांधी ने एक नीतिगत बदलाव लाई कि हम क्या करेंगे इस सब गरीब भिखमंगा देश को साथ लेकर के, गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन, इसमें सब गरीब थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, कोई कुछ नहीं मदद करेगा। कौन हमको बचाने आया? जब हमको 61 में चीन ने हम पर आक्रमण किया, कोई नहीं आके बचाने के लिए आया, कोई बोलने भी ठीक से नहीं आया। 65 में कौन साथ दिया? तो एक महाशक्ति से दोस्ती होना जरूरी है। तो कई बार यह भी कहा जाता है कि भारत ने अगर राफेल का कीमत, वैसे तो दिया नहीं जाता है और न ही हमारे पास प्रमाण है जो दिया गया, लेकिन अगर राफेल की कीमत थोड़ी बढ़ा करके भी दी गई तो फ्रांस को भारत ने एक पार्टनर खोजा है कि जब भी सुरक्षा परिषद में भारत के मुद्दे को वीटो का प्रपोजल आए तो कोई हमारे लिए करे या ना करे, एक खुल करके हमारे लिए फ्रांस करने आएगा। ये एक प्रकार से दो देशों के बीच में गुप्त संधियां होती हैं कि हम आपके साथ सामरिक संबंध बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जब ऐसी नौबत आएगी तो आप हमें भी आंख बंद करके सपोर्ट कीजिएगा। एक कह करके मत कीजिएगा जी गलती तो तुम्हारा ही था, तो हम कैसे सपोर्ट करें। ठीक है, एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको फुल सपोर्ट दे। लंबे समय तक रसिया रहा और वर्तमान समय में भी रहा। अभी भी रसिया की विश्वसनीयता बनी हुई है, हमें नहीं कहेंगे, क्योंकि जितने भी प्रपोजल जाते हैं उसमें चाइना ही भारत के खिलाफ वीटो करता है, रसिया को आपत्ति नहीं होती है। अब चीन दोनों चीज चाहता था, भारत के बाजार पर भी हमारा कब्जा रहे और भारत को हम सुरक्षा परिषद में बार बार बेइज्जती भी करते रहे। तो एक न एक दिन से चीन के साथ हिसाब पूरा करना ही था। अच्छा हुआ कि यह हिसाब गलवान के रास्ते आया। अगर गलवान की झड़प नहीं होती तो चीन की इकोनॉमी का भारत पर बढ़ता हुआ ग्राफ को हम लोग रोक नहीं सकते थे। लेकिन अब जो बार्गेनिंग होगी, अगर भविष्य में चीन से वार्ता होगी तो ये बात कही जाएगी कि आप भी सोचिए कि यूएनओ में कैसे हमको ट्रीट करना है, हमारे प्रपोजल को कैसे रखना है, सुरक्षा परिषद में हमें किस प्रकार से आपको समर्थन देना है, सब कुछ दीजिएगा तो हम भी बाजार खोलेंगे।
लेकिन अब जो बाजार लंबे समय से खुलेंगे उसमें बार्गेनिंग होगा, जैसे बाकी कंट्रियों से होता है। ये एक देश की ताकत होती है और होनी चाहिए। देखो, राष्ट्रवादी चीन ताइवान को अस्थायी सदस्यता से निकालकर जनवादी चीन को अस्थायी सदस्यता 1971 में दिया गया। ये लाइन के भी गर्भ में बहुत सारा बात छुपा हुआ है जी। एक्चुअली में चीन के नेता थे चियांग काई शेक। 1949 में चीन में साम्यवादी रेवोल्यूशन हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश साम्यवाद को फूटी आंख से भी नहीं बर्दाश्त करते थे। उनको लगता था कि हम इसका कोई बात नहीं सुनेंगे। तो चीन में दो सरकारें चली। चियांग काई शेक भाग करके फार्मोसा द्वीप पर चले गए, जिसको ताइवान कहा जाता था, और वहीं से वो बोलते थे कि असली चीन के प्रतिनिधि हम हैं। और चीन में माओ त्से तुंग ने एक साम्यवादी सरकार बना ली थी। वो बोलते थे कि असली चीन ये है। रियल में असली चीन माओ वाला ही चीन था, लेकिन यह देश उसको घुसने नहीं देते थे। 1971 में अमेरिका ने चाइना के साथ रिश्ते को मधुरता, गर्माहट लाने के लिए एक प्रपोजल लाया कि ताइवान छोटा, वो कहाँ चियांग काई शेक के पास है क्या, कुछ नहीं है, केवल नाम मात्र के थे। तो उन्होंने जनवादी चीन, पीपुल चाइना, जो साम्यवादी चीन थी, उसको यूएनओ में दिया कि अब वही चीन वीटो करेगा। तब आपके जो वर्तमान चाइनीज राष्ट्रपति हैं, ये लोग असली प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 71 तक चियांग काई शेक ही चीन के प्रतिनिधि बन करके संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में रहते थे। तो सुरक्षा परिषद की एक लंबी कहानी है, लंबी जरूरतें हैं इसका, तो हम लोग जितना देखें उतना ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं तीसरे संगठन का। देखो, पहला संगठन जो आया जी, महासभा, और पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए था कि हम तुम्हारे हैं सनम, तो कैसे, तो एक साथ बैठिए, एक साथ वोटिंग कीजिए, एक साथ सलाह दीजिए। होना चाहिए एक संस्था, कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसमें सब मेंबर बैठे। दूसरा संस्था पढ़े जो पुलिसमैन है, सीधे से समझिएगा तो ठीक, नहीं तो समझा देंगे। कैसे समझाएंगे, उसका रास्ता है। वहां किसी के पास वीटो पावर है, तो कोई टेम्पोररी मेंबर है लेकिन प्रभावशाली है। अब बात करता है आर्थिक सामाजिक परिषद की। अब हुआ कि ठीक है, एक आदमी को तो ऐसे सल्टा दिए, लेकिन यूएनओ का उद्देश्य क्या है? दुनिया में कुपोषण को खत्म करना, भूखमरी को खत्म करना, जनसंख्या पर जागरूक करना, श्रमिक हितों का ख्याल रखना, लेबर यूनियन का ख्याल रखना, ठीक है, और भी बहुत सारे काम है। प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकारों की रक्षा करना, ये सब काम है ना इसके। तो इसके लिए कौन सा संगठन काम करेगा जो समाज को बढ़ाने में और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना अहम रोल प्ले करे? तो एक अंग को यही काम दिया गया है। कहते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल जो है, इसका टोटल मेंबरशिप कितना है? तो 54 है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 साल। ये भी राज्यसभा जैसा है जी, ठीक है। मतलब 18 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं और 18 मेंबर नए चुन लिए जाते हैं। 6 वर्ष होते तक 54 मेंबर चले जाते हैं, 54 नए आ जाते हैं, ठीक है। मतलब प्रति वर्ष, 2 वर्ष नहीं, प्रति वर्ष, कार्यकाल चूंकि 3 वर्ष है, तो प्रति वर्ष 1/3, ठीक है, वे रिटायर करेंगे और 1/3 नए आएंगे। लेकिन इसका सबसे मजेदार पहलू यह है कि मान लो भारत का 6 वर्ष पूरा अभी 2021 में, तो 2021 के ही चुनाव में भारत दोबारा इसमें भाग ले लेगा और फिर से इसका मेंबर बन जाएगा। और इंडिया का रेपुटेशन यह इतना अच्छा है कि जब से ऑर्गेनाइजेशन बना है तब से भारत इसका लगातार मेंबर रहा ही है, कभी बाहर नहीं हुआ। ऑल टाइम इसका मेंबर भारत के पास रहा है, ठीक है। मतलब यह एक अस्थायी संस्था है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सदस्य अवकाश ग्रहण करता है, मतलब जिसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है, वही री-इलेक्टेड हो सकता है। यह प्रोविजन इसमें साफ साफ मिलता है। कहते हैं कि इसकी बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। मतलब महासभा की बैठक साल में 1 बार, सितंबर में। सुरक्षा परिषद की बैठक ऑल टाइम, हर विषय हर मुद्दा पर जब चाहे तब एक्टिव।
और आर्थिक एवं सामाजिक की परिषद की जो बैठक होगी वो 1 अप्रैल महीना में न्यूयॉर्क में और दूसरा जुलाई महीना में जेनेवा में आयोजित होगा हुआ। कहते हैं कि इसका मूल कार्य विश्व का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है, ये भी राइट। संयुक्त राष्ट्र संघ की समूची विशेषज्ञ एजेंसियां जैसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, WHO, ये सब के सब सामाजिक एवं आर्थिक जो परिषद है इसके डायरेक्शन में ही अपना काम करते हैं, ठीक है। यानी ये बड़े अधिकरणों पर अपना प्रभाव रखता है। कहते हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के नियंत्रण में कई आयोग भी काम करते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद द्वारा वर्तमान समय में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है, ठीक है। देखो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो था जी वो 2000 से 2015 के लिए था। इसमें 17 मानक थे जिसकी हम चर्चा किए थे। अब इसे एजेंडा 30 कर दिया गया है। 2030 तक के लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें 30 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2015 से 30 तक का टाइम रखा गया है, जिसमें सबसे बड़ा लक्ष्य अगर मेरे हिसाब से है तो वही है कि सतत विकास को बल देना और दुनिया में गरीबी को खत्म करना। गरीबी खत्म यानी भूखमरी और कुपोषण जैसी समस्या भी ऑटोमेटिक खत्म, उन सब पर फोकस किया जाएगा। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का निर्धारण 2000 में किया गया था और इसे पूरा होना था 2015 में। इसके कुछ लक्ष्य पूरा हुए, कुछ नहीं पूरा हुए, तो बाद में एजेंडा 30 के तहत इसे 2030 तक के लिए फिर से निर्धारित किया गया। उद्देश्य क्या है? दुनिया में निरक्षरता पूरा तरीके से दूर हो जाए, कुपोषण दूर हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, भुखमरी खत्म हो जाए, लैंगिक असमानता, पुरुष स्त्री के बीच में जो भेदभाव है उसको समाप्त किया जाए, विश्व की गंभीर बीमारियां जैसे एड्स वगैरह पर कंट्रोल कर लिया जाए, चाइल्ड जो डेथ रेट है उसको कम किया जाए, सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए। तो ये सब इसमें इसके द्वारा काम किए जाते हैं। देखो अगला जो इसका संगठन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मतलब दो देश के बीच अगर झगड़े हो जी, सत्रह एजेंडे हैं, उसमें हमने बताए हैं कि इसके कुछ मानक हैं और कुछ सब मानक हैं, ठीक है, जो निर्धारित किए गए हैं। कभी वो टॉपिक हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो उसकी हम चर्चा कर देंगे, ठीक है, लेकिन वो 17 है, ठीक है। अब अगला संगठन की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। ये एकमात्र ऐसा संगठन है जी संयुक्त राष्ट्र संघ का जिसका ऑफिस हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ना होकर के नीदरलैंड की राजधानी द हेग में सेटल है। ये क्या करेगा? दो या दो से अधिक देशों के बीच विवाद होगा तो उसका निपटारा करेगा। जैसे मान लो अभी देखो दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर का नाम में चीन लगा हुआ है तो चीन कहता है कि यह पूरा सागर मेरा है, जबकि जापान और कोरिया रूट से यह व्यापार का बहुत बड़ा मार्ग है। तो भारत कहता है कि अगर तब तो हमारा नाम हिंदुस्तान है तो हिंद महासागर हमारा है, ठीक है। इस प्रकार की दलील नहीं देनी चाहिए। तो चीन सागर के मामले में क्या होता है, इंटरनेशनल न्यायालय में केस चलता है कि स्वेज नहर पर अधिकार किसका होना चाहिए। ऐसे मामलों के लेकर इंटरनेशनल न्यायालय में कोर्ट चलता है। मतलब ऐसे विवाद जो दो या दो से अधिक देशों के बीच में हो या दो या से कई देशों के बीच में हो, तो उस परिस्थिति में हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हैं। देखो हर आदमी के पास कोर्ट एक बहुत बड़ा संतोष है, भले वहां फैसला निरपेक्ष हो या ना हो, लेकिन होता है ना कि दो देशों के बीच झगड़े हो तो कहां जाएं, कहीं जगह हो तब न जाएं, ठीक है। तो आपके पास जाने के लिए एक जगह है इंटरनेशनल कोर्ट, चले जाइए। कहते हैं 3 अप्रैल 1946 को इसका सेटलमेंट किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में जो राज्यों के बीच का विवाद होता है उसको सॉल्व करने का काम करता है। इसका भी जो डिसीजन होता है ना जी वो परामर्शकारी होता है, बाध्य नहीं है। दुनिया का कोर्ट है, जजमेंट दे देता है, लेकिन इसका जजमेंट मान ही लेना है। पहला बार दुनिया में तुम लोग भी सुने होंगे कि कोई कोर्ट का ऑर्डर हो उसको मानना जरूरी नहीं हो, सलाह हो। तो ये मनवाने के लिए कौन आएगा, है ना सुरक्षा परिषद। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का डिसीजन आ जाता है तो उसको मनवाने के लिए सुरक्षा परिषद है, अगर मानिएगा नहीं तो। लेकिन फिर भी
ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। देखो यहां जो तुम लोग को जो प्रश्न पूछा जाएगा जी, वो मूल प्रश्न है न्यायालय के स्ट्रक्चर को लेकर के। न्यायालय का जो लैंग्वेज है जिसमें काम होता है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। न्यायालय में एक राज्य के एक से अधिक जज नहीं हो सकते हैं, मतलब एक देश से कोई एक ही जज इस कोर्ट में जा सकता है। और कुल जजों की संख्या होती है 15। एक जज का कार्यकाल होता है 9। सभी जज कभी भी एक साथ रिटायर नहीं होते, ठीक है। जैसे और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो देखो 9 वर्ष का काल है, 1/3 करेंगे तो 3-3 साल का टर्म मिलेगा। तो 3 साल पर 5 चले जाएंगे, 5 नए जाएंगे, फिर अगले 3 साल पर 5 जाएंगे, 5 नए आएंगे। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा मतदान से संपन्न किया जाता है। न्यायाधीश अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायालय का कोरम 9 होता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां है? द हेग में है। क्या करेगा? बहुपक्षीय देशों के विवाद को देखेगा या द्विपक्षीय, जैसे इजराइल फिलिस्तीन, भारत पाकिस्तान, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, नील नदी जल बंटवारा, स्वेज नहर, चीन सागर, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ऐसे विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाया जा सकता है। काम कौन करेगा? तो वहां 15 जजों का बेंच काम करेगा। 15 जज में से कोई भी 2 जज एक देश से नहीं आएंगे। एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष होगा। प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 जज रिटायर होंगे और 5 नए जज आएंगे, और इस प्रकार से जज श्रृंखला लगातार चलती रहेगी, ठीक है। देखो अभी तक 3 भारतीय, नवनाथ पिल्लम अध्यक्षता भी किए हैं, नागेंद्र सिंह और RS पाठक, ये 3 ऐसे नाम हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बतौर जज अपनी सेवा दे चुके हैं, ठीक है। एक और नाम है, ठीक है, जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, और केरल से वो बिलोंग करती हैं, महिला है कोई, और वे सेवा दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। बंगाल रामाराव, ऐसा कोई नाम है? ठीक है, चलिए, ये नहीं है, कोई है एक नाम, लेकिन मैं अभी अगले क्लास में इसको आपको चर्चा में रख दूंगा, या गूगल से जाकर के आप देख लीजिएगा। एक चौथा नाम है, ठीक है, कोई भंडारी करके, दलबीर भंडारी, ठीक है, हाँ दलबीर भंडारी यहां पर काम किए हैं, ठीक है, उनका नाम है। तो थोड़ा सा एक बार इसको अप टू डेट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो क्या कहते हैं न्यास परिषद। देखो न्यास परिषद का रोल क्या है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना और संयुक्त राष्ट्र संघ सामने आया, तो उस समय दुनिया के कई ऐसे देश थे, ठीक है, जो कि अपने देश का शासन अपने से चलाने में सक्षम नहीं थे। उनको डेमोक्रेसी की जानकारी नहीं थी, प्रजातांत्रिक प्रणाली को ठीक से समझते नहीं थे, और शासन अपने से न तो विकसित कर सकते थे और न ही चला सकते थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में एक अपील चल रहा था कि दुनिया में जितने भी गुलाम देश हैं सभी गुलाम देशों को आजाद कर दीजिए। तो एक क्वेश्चन उठा कि अगर सभी गुलाम देश आजाद हो जाएंगे, लेकिन जो देश को अपना शासन चलाने खुद नहीं आता है, वे शासन कैसे चलाएंगे? तो कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक न्यास परिषद बनाएगा, और ये न्यास परिषद में कुछ देश इसके मेंबर होंगे, और जो देश इस मेंबर होंगे उन देशों में से कुछ देशों को यह दायित्व दिया जाएगा कि आप उस देश में जाइए और उस देश में जाकर के उनको पॉलिटिकल ट्रेनिंग दीजिए, और जब वे वहां के सत्ता चलाने के अनुकूल हो जाए तो उनको वहां का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना करके आप वहां से चुपचाप वापस चलाइए। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि वहां पर आप राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं, वहां जाकर शोषण मत कीजिएगा, उसका आर्थिक और दूसरा शोषण नहीं करिएगा, ऐसा उम्मीद किया जाता था। आज के देश में, पलाऊ के बाद आज के डेट में दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इस लेवल का कंट्री हो।
इसीलिए न्यास परिषद के पास आज के डेट में कोई ऐसा काम नहीं है और ये संगठन खाली है, रिक्त है, कोई काम नहीं है। आखिरी कंट्री जो जिसका देखभाल करने की जिम्मेवारी न्यास परिषद को दिया गया था जी, वो देश था आपका पलाऊ, लेकिन अब वो अभी स्वाधीन हो गया। देखो इसी चीज को इसमें लिखना है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए न्यास परिषद का निर्माण किया गया, परंतु वर्तमान समय में राजनीतिक एवं सामाजिक किसी भी रूप में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद विद्यमान नहीं है, इसलिए न्याय परिषद की भूमिका समाप्त हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राज्य अपना प्रशासन करने में सक्षम नहीं थे, उन पर प्रशासन के लिए न्यास परिषद बनी थी। उदाहरण के लिए फिलिस्तीन के प्रशासन को चलाने के लिए एक न्यास परिषद बना था। वर्तमान समय में न्यास परिषद का कोई रोल नहीं है। कहते हैं कि जिन राष्ट्रों के ऊपर न्यास परिषद का भार सौंपा गया वे थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने के बावजूद भी प्रन्यास परिषद में नहीं है। एक मिनट, मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन, ये चार ऐसे कंट्री हैं जो न्यास परिषद के लिए शामिल थे, जबकि रूस, चीन और फ्रांस ये तीन ऐसे कंट्री थे जो सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर हैं, लेकिन वे ट्रस्टीशिप में नहीं हैं, न्यास परिषद में उनकी जगह नहीं है। नवंबर 1994 में अमेरिका के अधीन प्रशासित प्रशांत महासागर का पलाऊ द्वीप अंतिम न्यास परिषद के तहत काम करने वाला यही राज्य है था, और अब यह भी एक लोकतांत्रिक देश हो गया है जी। तो ऐसे में न्यास परिषद आज के डेट में खाली है। मतलब न्यास परिषद क्यों आया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी देश सभी अपने अधीन गुलाम देशों को आजाद कर रहे थे। उसमें कुछ देश तो काबिल थे, जैसे भारत। अंग्रेज से सत्ता लिए तो 12 बजे रात के एकदम शपथ ले लिए कि हम लोग अपना संभाल लेंगे, नहीं टेंशन लीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने अर्धरात्रि को ही शपथ ले लिया। कुछ थे जो नहीं चला सकते थे, उनके लिए न्यास परिषद ने काम किए। लेकिन 1994 के बाद 1994 के बाद न्यास परिषद के पास कोई काम नहीं है। इसका छठा अंग है, जो अंतिम अंग है, वो है संयुक्त राष्ट्र इकाई का सचिवालय। देखो सचिवालय का क्या काम होता है? डेली टू डेली का काम संपादित करना। हम लोग देखते हैं ना कि एक विधानसभा सत्र चलता है तो झारखंड का एक सचिवालय है, सचिवालय में सभी विभाग के सचिव बैठते हैं, डेली टू डेली फाइलें आती हैं, फाइलों का निपटारा किया जाता है, कार्यक्रम को लागू किया जाता है। तो यहां भी सेक्रेटरी यही काम करता है, जो यूएनओ का डेली टू डेली का वर्क है उसी का निष्पादन करता है, संपादन करता है। सचिवालय कार्यालय के लिए संचालन करने के लिए एक महासचिव की नियुक्ति की जाती है। महासचिव की नियुक्ति करता महासभा है, लेकिन उसके नाम का चयन करता है सुरक्षा परिषद। यानी समझो कि सब मामले में सुरक्षा महासभा झुनझुना ही है, जो भी काम करना है वो सुरक्षा परिषद को ही करना है। लेकिन इसके पहले महासचिव का निर्वाचन महासभा उपस्थित एवं मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों से करता है। ठीक है, महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? तो पद धारण करने के 5 वर्ष तक महासचिव का टाइम पीरियड होता है जी। अब देखो हमारे पास एक लिस्ट आएगा अब तक नियुक्त महासचिव। पहले महासचिव का नाम था ट्रिगवेली, ये नॉर्वे से आए थे। उसके बाद हैमरसोल्ड स्वीडन से, यूथांट वर्मा से थे। तो 3 नंबर से क्वेश्चन पूछता है जी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले एशियाई महासचिव कौन थे? मतलब एशिया कंट्री से कौन थे? ठीक है, तो पहले नाम थे यूथांट। और आप तो जानते ही हैं कि अभी वर्तमान में जो है उसके पहले वाले भी जो थे वो दक्षिण कोरिया से थे, वान किम मुन। तो ये दूसरे एशियाई हो गए। इसके अलावा ऑस्ट्रिया से कुर्ट वाल्देहम, जेवियर फायरस क्योलोर पेरू से बने, बुतरस घाली इजिप्ट से बने, कॉफी अन्नान घाना से थे, और 1997 से 2006, यानी इनको 2 कार्यकाल मिला जी। ठीक है, 10 वर्ष का। और इनका कार्यकाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र कार्य को अपने शांति के लिए नोबेल प्राइज कॉफी अन्नान और यूएनओ दोनों को दिया गया था। ठीक है, मतलब अगर ईयर वाइज देखें
तो 2002 में जो नोबेल शांति पुरस्कार था जी, वो यूएनओ और यूएनओ के महासचिव कोफी अन्नान को ही दिया गया था 2002 में। तो ये पहले व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में यूएनओ को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। अब देखो क्या कहता है, बान की मून ये साउथ कोरिया से थे, 2007 से 16 10 वर्ष भी काम किए। और एंटेरियो गुटारेस, ठीक है, पुर्तगाल, इन्हें भी 2017 में है, तो 2022 तक का इनका कार्यकाल है, ठीक है, और ये चल रहे हैं। तो ये हुआ आपको महासचिव। महासचिव क्या करेगा? अगर महासचिवों का जो हम लोग लिस्ट देखें, उसमें सचिवालय ऑफिस को चलाएगा जी, दुनिया में कूटनीति को बढ़ावा देगा, हथियार न बढ़े इसके लिए प्रयास करेगा, वैश्विक आतंकवाद को खत्म करने में भूमिका निभाएगा, सतत विकास लक्ष्य को बार बार मॉडिफाई करेगा, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान देगा। अब देखिए 2 पॉइंट जो हमने पहले कहा था उसको भी यहां से देख लीजिए, तो टॉपिक समाप्त हो जाएगा। G4 प्रोविजन, सुरक्षा परिषद में G4 का गठन किया गया। G4 में कौन कौन शामिल है? तो भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान, याद रखिएगा। ये वे लोग हैं जी जो लोग चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार हो और भारत को भी सुरक्षा परिषद में परमानेंट सदस्यता मिले। इसके जवाब में कॉफी क्लब बना हुआ है। कॉफी क्लब में जो है वे कौन कौन से कंट्री हैं? तो अर्जेंटीना और कनाडा, कोस्टारिका, कोलंबिया, माल्टा, मैक्सिको, पाकिस्तान, इटली, स्पेन और तुर्की। ये वे कंट्रियों का समूह है जो कि कहता है कि हमें मिलना चाहिए। तो कॉफी क्लब और G4 आपस हितों के लिए लगातार प्रयासरत हैं, परंतु इसमें सफलता किसे मिली अभी इसका भविष्य में इंतजार है, हम लोग उसे देखेंगे। अगले दिन की जब कक्षा की शुरुआत करेंगे हम, तो यूएनओ से जुड़े अभिकरण और कुछ और महत्वपूर्ण वैश्विक संस्थाओं और उनकी भूमिका विश्व में क्या है उसकी चर्चा करेंगे। आप अपने नोट्स में जाइए, जो आपका पतंजलि आईएएस एकेडमी का नोट्स है, और उसमें इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं और उन प्रश्नों को हल कीजिए, वे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और बाकी की चर्चा को हम अगले दिन पूरा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी और टॉपिक के लिए अगले दिन मिलेंगे। पतंजलि आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन लाइव क्लासेस लगातार जारी हैं। आप चाहें तो इसका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी प्राप्त कर सकते हैं मोबीशाला के थ्रू या पतंजलि आईएएस एकेडमी के ऐप पर जाकर के। लेकिन स्टडी से जुड़े रहिए, हम लोग को इस दिशा में सतत प्रयास करना है। अगर आप सिविल सेवा के विद्यार्थी हैं तो लक्ष्य के पहुंचने के लिए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ग्रहण कीजिए और अपनी मंजिल को, अपने सपने को आसान बनाइए। धन्यवाद।